नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों ने कृषि मंत्री और विधायक को दिखाए काले झंडे। भिवानी पुलिस ने पकड़कर 2 घंटे बाद छोड़ा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर मंथन। कांग्रेस और सपा ने कहा कि चुनाव से पहले ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तमिलनाडु निकाय चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना हर चीज का बहाना नहीं है, 15 सितंबर तक कराए जाएं चुनाव। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों ने कृषि मंत्री और विधायक को काले झंडे दिखाए। भिवानी पुलिस ने पकड़कर 2 घंटे बाद छोड़े। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 7 महीने से जारी किसान आंदोलन थम नहीं रहा। सरकारी प्रतिनिधियों से कई दौर की वार्ता के बावजूद इस मुद्दे पर कोई हल नहीं निकला। किसान प्रदर्शनकारी आए रोज कहीं न कहीं भाजपा नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगते हैं। इस बार प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कृषि मंत्री व विधायक को हांसी गेट पर काले झंडे दिखाए, नारेबाजी भी की। इस पर पुलिस ने 7 किसान नेताओं को गिरफ्तार कर 2 घंटे तक थाने में बैठाए रखा। हालांकि बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। भिवानी में गिरफ्तार किसानों के साथ शहर थाना इंचार्ज द्वारा कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने का मामला भी सामने आया है। किसान प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एक रिटायर्ड मध्य प्रदेश पुलिस अधिकारी व किसान नेता के पीछे से लात मारी गई, इसलिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी वजह से किसान व मजदूर संगठनों ने शहर में राज्य सरकार की शव यात्रा निकाली और लघु सचिवालय के सामने पुतला भी फूंका। प्रदर्शनकारियों ने शहर थाना इंचार्ज पर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। इसके लिए 6 सदस्यीय कमेटी एसपी से मिली। इस मामले में एसपी अजीत सिंह ने जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई की बात। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर मंथन। कांग्रेस सपा ने कहा चुनाव से पहले ध्यान भटकाने की कोशिश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां चुनावी मोड में आ गई हैं। बीजेपी भी रणनीति बनाने में लग गई है। संगठन में फेरबदल से लेकर कुछ जन कल्याण योजनाएं शुरू करने तक फिर सत्ता वापसी के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इस बीच यूपी में अब जनसंख्या कानून को लेकर मंथन शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि जल्द राज्य भी अपना खुद का एक जनसंख्या नियंत्रण कानून ला सकता है। अब उस कानून पर तो अब सिर्फ विचार किया जा रहा है, लेकिन यूपी की सियासत ने उबाल मारना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सभी इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेर रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी से चुनाव से पहले ध्यान भटकाने वाला मुद्दा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि ऐसे कानून लाना राज्य के हाथ में नहीं। सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इन 4.5 सालों में कोई काम नहीं हुआ। महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, कोरोना काल में लोगों की मौतें हुई, जहरीली शराब से लोगों की मौतें हुई। इन 4.5 सालों में सरकार ने कुछ नहीं किया। चुनाव आ रहे हैं, लिहाजा जनता का ध्यान भटकाने के लिए अब ऐसे मुद्दे ला रही है। अब सपा की तरफ से तो फिर भी सिर्फ एक सियासी टिप्पणी की गई, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ निशाना नहीं साधा, बल्कि ऐसे किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से अंशु अवस्थी ने जोर देकर कहा है कि उनकी पार्टी भी चाहती है कि जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए। वे इस मुद्दे पर बातचीत की पैरवी करते हैं, लेकिन यूपी सरकार जो कानून ला रही है वे उसको चुनौती दे रहे हैं। बयान में कहा गया है कि ऐसा कोई भी कानून लाना राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। बीजेपी सरकार बुरी तरह फेल हो गई है, हर मुद्दे पर विफल है। बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ गए हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये सब हथकंडे अपना रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोरोना हर चीज का बहाना नहीं, 15 सितंबर तक कराएं इलेक्शन। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु में स्थानीय निकाय चुनावों को कोविड-19 के मद्देनजर टालने की राज्य चुनाव आयोग की मांग को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समझते हैं कि जब तक राजनीतिक दल तैयार नहीं होंगे वे चुनाव नहीं चाहेंगे। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग को नवगठित 9 जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव 15 सितंबर तक कराने का पूरा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह बेहतर होगा कि कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले चुनाव संपन्न हो जाए। साथ ही सुप्रीम ने कहा कि कोविड को हर चीज के लिए बहाना नहीं बनाया जा सकता। राज्य चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील PS नरसिम्हा ने पीठ से कहा कि राज्य में कोविड की स्थिति ठीक नहीं है, लिहाजा चुनाव को टाला जाना चाहिए। नरसिम्हा ने कहा कि दूसरे राज्यों से तमिलनाडु में कोरोना की स्थिति अलग है। पीठ ने पाया कि पिछले 2 वर्षों से चुनाव नहीं हुए हैं। पीठ ने आयोग को 15 सितंबर तक चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश देते हुए कहा है कि हम समझते हैं कि जब तक राजनीतिक दल तैयार नहीं होंगे वे
चुनाव नहीं चाहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा पीएम के आंसुओं से नहीं भुलाई जा सकती मृतकों के परिजनों का पीड़ा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं थी, लेकिन तीसरी लहर के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कोरोना पर कांग्रेस पार्टी की ओर से पेश किया गया व्हाइट पेपर भी जारी किया। कांग्रेस के व्हाइट पेपर को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि इसमें तीसरी लहर की तैयारी, दूसरी लहर में रही कमी, आर्थिक रूप से मदद दी जाए जिससे तीसरी लहर में आम लोगों को कम से कम परेशानी हो। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर सरकार को पहले ही चेतावनी दी गई थी, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके कारण कई लोगों की मौत हुई। राहुल गांधी ने कहा कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई है, केंद्र को उनके परिवार वालों को मुआवजा देना चाहिए जिससे उन्हें मदद मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए ताकि कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कोरोना से लड़ना है तो डिसेंट्रलाइजेशन तरीके से लड़ना होगा, लेकिन सरकार ने पहले उनकी बात नहीं मानी और अब सरकार को ऐसा ही करना पड़ रहा है। मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात भी नहीं मानी। सरकार को वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की मदद लेने की जरूरत है। व्हाइट पेपर का लक्ष्य पिछले साल की गलतियों को सामने रखने का है, वो सरकार के लिए इनपुट है। अगर सरकार इसे पढ़ेगी तो उसके लिए फायदेमंद होगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर में जिन लोगों की मौत हुई उसमें ज्यादातर लोग ऐसे थे वो कम उम्र के थे। अगर ऑक्सीजन सही समय पर मिल जाता तो वह नहीं मरते। कई ऐसे परिवार हैं जहां उनके माता पिता, भाई बहन की मौत हुई जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। पीएम के आंसू उनकी पीड़ा को नहीं भुला सकते। वैक्सीनेशन को अच्छे से चलाना चाहिए। पीएम को पहले ही अपना सराहना नहीं करनी चाहिए, उन्हें इसके लिए इंतजार करना चाहिए। जब एक बार कोरोना खत्म हो जाए तब वह अपनी प्रशंसा कर ले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक दिन में 85 लाख वैक्सीन, राहुल बोले अच्छा, पर साथ बैठे सुरजेवाला ने कस दिया मोदी पर तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर कोरोना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। मंगलवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आगाह किया कि साथ ही यह भी कहा कि पूर्व में सरकार ने सुझावों की अनदेखी की। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और हम फिर कह रहे हैं कि सरकार को पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। वहीं वैक्सीनेशन एक दिन के रिकॉर्ड पर उन्होंने कहा कि यह एक दिन की बात नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश में एक दिन में 85 लाख वैक्सीनेशन पर जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ, कल एक अच्छा काम हुआ है, लेकिन ऐसा लगातार नहीं हुआ है। हमारे सामने बड़ा टारगेट है। एक दिन नहीं, जब तक पूरे देश वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक यह रफ्तार रहनी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद रणदीप सुरजेवाला ने राहुल गांधी की बात से सहमति जताते हुए कहा कि कल की वैक्सीनेशन से हम बहुत खुश हैं। देश में अधिकतम वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड 17 करोड़ वैक्सीनेशन का है, जो पल्स पोलियो अभियान के दौरान बना था। यह 19 फरवरी 2020 का दिन था, लेकिन तब मनमोहन सिंह ने अपने पोस्टर नहीं लगाए थे। तब और अब का यह बड़ा फर्क है। राहुल ने इस पर जोड़ते हुए कहा कि केंद्र सरकार को सभी राज्यों को एक समान नजर से देखना चाहिए। इसे बीजेपी या कांग्रेस शासित राज्य नहीं समझना चाहिए। सभी राज्यों को बराबर मदद की जरूरत है। वहीं कोरोना के मद्देनजर राहुल गांधी ने सरकार को सुझाव भी दिए। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ानी होगी, स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त की जाए, वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करना होगा, कोरोना से मौत पर मुआवजे के लिए फंड बने, कोरोना के खिलाफ सभी राज्यों की समान मदद मिले। राहुल गांधी ने कहा कि आज हम फिर वहीं खड़े हैं। पूरा देश जानता है कि तीसरी लहर आने जा रही है, वायरस म्यूटेट कर रहा है और तीसरी लहर आएगी। हम फिर कह रहे हैं कि सरकार को तीसरी लहर की पूरी तैयारी करनी चाहिए। जो अस्पताल और दवाइयों के इंतजाम दूसरी लहर में नहीं किया गया, वह तीसरी लहर में करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में पीएम मोदी का फोकस महामारी को नियंत्रित करने पर न होकर चुनाव पर था। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने किया आंदोलन तेज करने की अपील, कहा ट्रैक्टर, ट्विटर, टैंक तीनों चलाने पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार और किसानों के बीच गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साफ कर चुके हैं कि नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे। कृषि मंत्री तोमर के इस बयान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से आंदोलन तेज करने की अपील की है। राकेश टिकैत ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि ट्रैक्टर के साथ अपनी तैयारी रखो। आज तक से खास बातचीत में टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर यात्रा होगी। 26 तारीख हर महीने आती है। ट्रैक्टर यात्राएं चलती रहेंगी। 24 से 26 तारीख तक किसान ट्रैक्टर लेकर आएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि टैंक, ट्विटर और ट्रैक्टर तीनों चलानी पड़ेंगी। राकेश टिकैत ने साफ किया कि अपनी बात कहने के लिए ट्विटर जरूरी है, किसानों के लिए ट्रैक्टर भी जरूरी है। इससे पहले टिकैत ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि सरकार का इलाज करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा था कि इनके मर्ज की दवा करेंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कहा था कि नए कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को
तो 6 माह से ज्यादा समय हो गया, लेकिन गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा। किसानों और सरकार के बीच बातचीत भी बंद चल रही है। बता दें कि सरकार और किसान नेताओं के बीच करीबन 10 दौर की वार्ता हुई थी, लेकिन किसान कानून वापस लेने की मांग पर अड़े थे, जबकि सरकार संशोधन को तैयार थी लेकिन कानून वापस लेने को नहीं। सरकार और किसान नेताओं के बीच अंतिम बातचीत 26 जनवरी को दिल्ली में हुई ट्रैक्टर परेड से पहले हुई थी। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद बातचीत बेपटरी हो गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2024 के चुनाव की तैयारी। शरद पवार ने कल दिल्ली में बुलाई विपक्षी दलों की बैठक। जी हां दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित अपने आवास पर विपक्षी दलों के नेताओं समेत कई अन्य लोगों की बैठक बुलाई है। यह बैठक 22 जून को शाम 4 बजे दिल्ली स्थित 6 जनपद पर बुलाई गई है। बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें देश में वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा होगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि अभी से ही साल 2024 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पवार की मेजबानी में होने वाली इस बैठक में प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भाग लेने के लिए न्योता दिया गया है। इस बैठक में यशवंत सिन्हा, पवन वर्मा, संजय सिंह, डी राजा, फारूक अब्दुल्ला, न्यायमूर्ति एपी सिंह, जावेद अख्तर शामिल होंगे। वहीं केटीएस तुलसी, करण थापर, आशुतोष अधिवक्ता मजीद मेमन, सांसद वंदना चौहान, पूर्व सीईसी SY कुरैशी, केसी सिंह, संजय झा, सुधींद्र कुलकर्णी, कॉलिन गोंजाल्विस, अर्थशास्त्री अरुण कुमार, घनश्याम तिवारी, प्रीतीश नंदी को भी न्योता दिया गया। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर कल होने वाली बैठक की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, कल शाम 4 बजे राष्ट्रीय मंच की बैठक होगी। शरद पवार बैठक की मेजबानी करने के लिए सहमत हो गए हैं। इससे पहले शरद पवार की आज चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से भी मुलाकात हुई थी। यह बैठक पवार के दिल्ली स्थित घर पर हुई। इस महीने दोनों एक दूसरे से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। इससे चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि शरद पवार की अगुवाई में अहम फैसला लिया जा सकता है। पीके ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इसी वजह से जब वे पहली बार पवार से मिले थे तब माना जा रहा था कि एनसीपी में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि पार्टी प्रवक्ता नवाब मलिक ने इस बात से इनकार कर दिया था। वहीं प्रशांत किशोर के साथ हुई ताज़ा बैठक के बाद नवाब मलिक ने कहा कि पवार सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संभव है कि इसी मुद्दे पर यह बैठक हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इस राज्य में भाजपा में बढ़ता जा रहा है असंतोष, खतरे में मुख्यमंत्री की कुर्सी, सहयोगी दल को बुलाया गया दिल्ली। जी हां दोस्तों, त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में बढ़ते असंतोष के बीच पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा गठबंधन सहयोगी इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों का जायजा लेने के बाद नई दिल्ली तलब किया है। पिछले महीने त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चुनाव में शाही वंशज प्रद्योत किशोर देव बर्मन के जीतने के बाद भाजपा और आईपीएफटी का वजूद न के बराबर रह गया। आईपीएफटी के सहायक महासचिव मंगल देव वर्मा ने कहा कि उन्हें नड्डा ने 23 जून को नई दिल्ली में आमंत्रित किया है और भाजपा अध्यक्ष नड्डा के साथ बैठक के बाद आईपीएफटी नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके लंबे समय से लंबित मुद्दों पर चर्चा का बात करेंगे, जिनके आधार पर आईपीएफटी ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के साथ गठबंधन किया था। हाल ही में जब तृणमूल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव के खिलाफ असंतोष जताने के लिए त्रिपुरा में अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की घोषणा की तो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने असंतोष को शांत करने के लिए अपने एक नेता को भेजा, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। केंद्रीय टीम ने अलग अलग विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की प्रतिक्रिया को जाना था और पिछले 3.5 वर्षों में सरकार के प्रदर्शन पर अपने सहयोगी आईपीएफटी के नेताओं के साथ चर्चा की थी। विधानसभा की 20 आदिवासी आरक्षित सीटों में से 19 विधायक होने के बावजूद आईपीएफटी हाल ही में संपन्न एडीसी चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी। सत्तारूढ़ भाजपा आदिवासी परिषद के 28 सदस्यों में से 9 सीटों पर किसी तरह से जीत हासिल करने में सफल रही और भाजपा आईपीएफटी गठबंधनी को आदिवासी क्षेत्रों में वोट फीसदी घटकर 30% रह गया। शाही वंशज के टीआईपीआरए ने भाजपा आईपीएफटी के पूरा वोट शेयर पर कब्जा कर लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 50 कांग्रेस नेताओं को प्रियंका का फोन, आपका टिकट पक्का, सिद्धू बोले मेरे बॉस राहुल सोनिया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को बस 1 साल बाकी रह गया है। सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के तकरीबन 50 नेताओं को खुद फोन करके चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने इसी जून के पहले सप्ताह में यूपी के करीब 50 नेताओं को फोन करके 2022 का चुनाव लड़ने के लिए बोल दिया है। इसी के साथ 2017 चुनाव में जीतने वाले 7 में से 5 विधायकों को भी चुनाव लड़ने की हरी झंडी मिल गई है। अगस्त तक कांग्रेस ने प्रदेश की 200 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने का टारगेट रखा है, जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जोन वाइज मीटिंग कर प्रत्याशियों को चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कांग्रेस महासचिव ने जिन नेताओं को फोन किया
उनमें पंकज मलिक, पुरकाजी से दीपक कुमार, बेहट से नरेश सैनी, सहारनपुर से मसूद अख्तर, बिलासपुर से संजय कपूर, चमरौआ से यूसुफ अली तुर्क, इलाहाबाद से अनुग्रह नारायण, पिंडरा से अजय राय, मड़िहान से ललितेश त्रिपाठी, जैदपुर से तनुज पुनिया, तमकुही राज से अजय कुमार लल्लू, रामपुर खास से आराधना मिश्रा मोना, जौनपुर से नादीम जावेद, मथुरा से प्रदीप माथुर, कोल से विवेक बंसल, कानपुर कैंट से सुहेल अंसारी और फरेंदा से वीरेंद्र चौधरी सहित तमाम दिग्गज नेता शामिल हैं। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस में मतभेद को लेकर मीडिया से बात की। नवजोत सिंह सिद्धू ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मेरे बॉस है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, मुझे लगता है कि ये विचारधारा की लड़ाई है। मैंने यह नहीं कहा कि पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। यहाँ सवाल किसी पद का नहीं है और ना ही फलाना बनाम फलाना का है। मैंने कभी पार्टी का अनुशासन भंग नहीं किया है, बल्कि पार्टी फोरम में अपनी बात रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी सरकारी केंद्रों में गेहूं खरीद का घटानुपात, प्रियंका गांधी ने लिखा सीएम योगी को पत्र। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गेहूं खरीद में हुई कटौती को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गेहूं खरीद की बढ़ोतरी की अपील की है। साथ ही अपने इस पत्र में पंजाब और हरियाणा प्रदेशों में भी गेहूं की सरकारी खरीद का जिक्र किया है। प्रियंका गांधी ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के सरकारी गेहूं खरीद के घटे हुए अनुपात को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अप्रैल माह से सरकारी केंद्रों पर गेहूं की खरीद शुरू हुई थी, लेकिन महामारी के चलते केंद्रों को बंद कर दिया गया, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन केंद्रों के खोले जाने के बाद भी किसानों को पूरी तरह राहत नहीं मिली। यूपी में उत्पादित 378 लाख मीट्रिक टन गेहूं का मात्र 14% हिस्सा ही इन केंद्रों पर खरीदा जा रहा है, जबकि पंजाब और हरियाणा जैसे प्रदेश में उत्पादन का 85% तक गेहूं खरीदा जा रहा है। उन्होंने यूपी में बहुत से गांवों में बंद हुए क्रय केंद्रों का भी जिक्र करते हुए कहा है कि इन बंद क्रय केंद्रों की वजह से किसानों को दूर की मंडियों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रियंका गांधी ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री को बताया है कि प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी है, इस कारण नमी से गेहूं सड़ने का खतरा बना हुआ है। गेहूं सड़ने से किसानों की गाढ़ी पसीने की कमाई को किसान निम्न दर पर बेचने को तैयार है। कोरोना महामारी और महंगाई के कारण किसानों की आर्थिक हालत पहले से खराब हो गई है। प्रियंका गांधी ने प्रदेश के सभी सरकारी केंद्रों पर 15 जुलाई तक गेहूं खरीद की मांग की है। साथ ही गेहूं खरीद के अनुपात को बढ़ाने के लिए भी कहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार मानने वाली नहीं, इलाज करना पड़ेगा, राकेश टिकैत की केंद्र को धमकी। जी हां दोस्तों, केंद्र के तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने रविवार को सरकार को धमकी दी है। टिकैत ने दो टूक कहा है कि इलाज करना पड़ेगा। मालूम हो कि पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर बड़ी संख्या में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग पिछले साल बनाए गए कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की है। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर आंदोलन तेज करने के लिए कहा है। उन्होंने ट्वीट किया, सरकार मानने वाली नहीं है, इलाज तो करना पड़ेगा। ट्रैक्टरों के साथ अपनी तैयारी रखो, जमीन बचाने के लिए आंदोलन तेज करना होगा। इससे एक दिन पहले भी टिकैत ने कहा था कि केंद्र सरकार यह गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे कि किसान वापस जाएगा। किसान तभी वापस जाएगा जब मांगे पूरी हो जाएगी। हमारी मांग है कि तीनों कानून रद्द हो, एमएसपी पर कानून बने। बॉर्डर पर बैठे किसानों और सरकार के बीच कोई भी हल निकलता नहीं दिख रहा है। दोनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकल सका। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि वह कानूनों को रद्द नहीं करेगी। यदि किसान कोई संशोधन करवाना चाहते हैं तो फिर वह इसे करने को तैयार हैं। साथ ही सरकार ने कानूनों को 1.5 साल तक लंबित रखने का भी प्रस्ताव किसानों को दिया हुआ है, लेकिन किसानों की मांग शुरुआत से ही इन कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की है। पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर से कहा था कि सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है, हालांकि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा था, भारत सरकार किसानों से बात करने को तैयार है। रद्द करने के अलावा यदि किसान किसी भी तरह का संशोधन चाहते हैं तो फिर मैं उसका स्वागत करूंगा। वहीं प्रदर्शन कर रहे किसान समय समय पर आंदोलन तेज करने की बात कहते रहे हैं। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली भी निकाली थी, जिसमें कई लोग लाल किले तक पहुंच गए थे। इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ेंगे अखिलेश शिवपाल, पिता मुलायम की मदद से चाचा को मनाने की कोशिश तेज। जी हां दोस्तों, यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सपा भी अभी से तैयारियों में जुट गई है। वहीं रोठों को मनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। चाचा शिवपाल को मनाने के लिए अखिलेश पिता मुलायम सिंह का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि इस चुनाव वह किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि छोटे छोटे दलों को मिलाकर वह एक बड़ा गठबंधन बनाएंगे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अखिलेश अपने चाचा शिवपाल के संग मिलकर विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। वहीं शिवपाल पहले भी अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी का सपा में विलय करने से इनकार कर चुके हैं। हालांकि दोनों के बीच गठबंधन की गुंजाइश जरूर है।
चाचा शिवपाल को मनाने की कवायद अखिलेश ने अभी से शुरू कर दी है। कहा यह भी जा रहा है कि गठबंधन के बीच किसी भी तरह का रोड़ा ना आए, इसके लिए कई पॉइंट्स पर सहमति बनाने की कोशिश अभी से की जा रही है। चाचा को मनाने के लिए अखिलेश पिता मुलायम सिंह का सहारा ले रहे हैं। शनिवार को सैफई में एक पारिवारिक शादी में अखिलेश और शिवपाल का एक बार फिर से आमना सामना हो गया। अपनी पोती की शादी के लिए मुलायम सिंह बेटे अखिलेश के साथ पहुंचे थे। वहीं शिवपाल यादव पहले से ही शादी में मौजूद थे। शिवपाल को जैसे ही मुलायम सिंह के पहुंचने की बात पता चली, वह तुरंत उनसे मिलने पहुंच गए। इस दौरान दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। हालांकि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये अभी पता नहीं चल सका है। हैरानी की बात यह है कि जैसे ही अखिलेश शादी में पहुंचे, शिवपाल वहां से निकल गए। अब सबकी नजरें अखिलेश और चाचा शिवपाल की पार्टी के गठबंधन पर टिकी हुई है। अखिलेश चुनाव में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए वह यादव मुस्लिम दलित फैक्टर पर फोकस बनाए हुए हैं। वहीं उनकी पूरी कोशिश है कि बीजेपी और कांग्रेस से नाराज ब्राह्मणों की भी अपने पाले में किया जा सके। वह इस चुनाव ब्राह्मण राजनीति पर भी फोकस। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।